स्वागत है आपका EEDU ट्री में। दोस्तों आज हम BHDC 134 के खंड 2 में हिंदी उपन्यास एवं कहानी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जो खंड है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी BHDC 134 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ इस खंड से एग्ज़ाम में कम से कम आपको 60 से 65 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इस लिहाज से यह जो खंड है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करके और महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाकर लाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और चर्चा करते हैं आज के विषय पे, जिसमें हम इकाई 3 को ले रहे हैं, जिसमें जैनेंद्र कुमार और उनका उपन्यास साहित्य को देखेंगे। इसके बाद एक एक करके अन्य इकाई को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैनेंद्र कुमार और उनका जो उपन्यास है, यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा, चाहे वो जैनेंद्र की जीवनी हो, चाहे उपन्यास जिस विषय पर वो उपन्यास लिखते थे उसका जो उद्देश्य होता था, चाहे इससे संबंधित हो। आइए एक करके इन सभी पर चर्चा करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से उसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, ताकि आप एक भी प्रश्न एग्जाम में न छोड़ें और सबके उत्तर लिखने में सक्षम हो सकें। तो जब हम जैनेंद्र कुमार का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं, तो जैनेंद्र कुमार का जन्म जो है जिला अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ एक गांव है कौड़ियागंज, वहाँ इनका जन्म 2 जनवरी 1905 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु है वह 24 दिसंबर 1988 में हुई थी। जैनेंद्र कुमार के हम बचपन का नाम देखें तो आनंदी लाल था। साहित्य रचना उन्होंने जैनेंद्र कुमार के नाम से ही किया। हिंदी संसार में उन्हें जैनेंद्र कुमार के नाम से जाना जाता है। जब उनकी मात्र उम्र 2 वर्ष थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनका लालन पालन उनकी माता, जिनका नाम रमा देवी है, था और मामा भगवान दीन ने किया। उनकी जो है आरंभिक पढ़ाई अतरौली और अपने मामा के गुरुकुल में ही हुआ। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पंजाब से पास की और आगे का अध्ययन के लिए बनारस चले गए। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तब उनकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष थी और सन 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से जैनेंद्र ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने कुछ वर्षों तक कांग्रेस में काम किया और स्वाधीनता आंदोलन के दौर में जेल भी गए और उनका आरंभिक जीवन काफ़ी कष्ट में बीता। जब हम देखें उनके लेखन की, तो उनकी जो पहली कहानी है सन 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। इसके लिए उन्हें प्राश्रमिक 4 रुपये दिया गया। इसके बाद देखिए तो सन 1929 में उनका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ। सन 1929 में उनका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ। साहित्य संसार ने नए लेखक का स्वागत किया। बाद में उन्होंने 12 उपन्यास और अनेक कहानियां लिखी जो अब 7 खंडों में प्रकाशित है। इसी प्रकार देखिए तो आप इनकी जीवनी को याद रखेंगे, क्योंकि जीवनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी न किसी एक लेखक का आपको जीवनी अवश्य पूछेगा। तो एक जैनेंद्र हो गए और किन्हीं 2 और लेखकों का जीवनी आप अवश्य देख लेंगे। यहाँ से आपको कम से कम 16 से 20 नंबर पक्के हैं, सिर्फ मात्र एक इन प्रश्न से। अगर ये 3 प्रश्न आप कर लेते हैं, जैनेंद्र की जीवनी और 2 अन्य लेखक की जीवनी, तो आपके 16 से 20 नंबर पक्के हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैनेंद्र के साहित्य का परिचय। जैनेंद्र कुमार मूलतः कथाकार हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है फांसी, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, वातायन, नीलम देश के राजा, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजेब जो 1942 में प्रकाशित हुई थी, जय संधि जो 1949 में छपी थी। उनकी संपूर्ण कहानियों के 7 भागों में संग्रहित की गई। उनकी जो कहानियाँ हैं, पूरी कहानियाँ, उसको 7 भागों में संग्रहित की गई है। प्रेमचंद्र के रचना के दौरान ही जैनेंद्र ने भी कहानियाँ लिखनी प्रारंभ की थी। तो जैनेंद्र उस समय के हैं जिस समय प्रेमचंद्र
थे, उनकी कहानियों का विषय और उनमें चित्रित पात्र प्रेमचंद से बहुत भिन्न है। उन्होंने जो कहानियाँ ली वे अपना ध्यान सामाजिक समस्याओं के स्थान पर व्यक्ति चरित्र पर केंद्रित किया। जहाँ हम प्रेमचंद की जो कहानी देखते हैं वह सामाजिक समस्याओं पर आधारित है, तो यहाँ हम जैनेंद्र की देखते हैं कि उनसे इनका जो विषय है थोड़ा भिन्न है। ये व्यक्ति के चरित्रों पर केंद्रित रह करके अपनी कहानियाँ लिखा। जैसे पत्नी कहानी में पति राजनीति करता है, देश सुधारने की बातें करता है, परंतु जैनेंद्र की दृष्टि में उसकी घरेलू निरक्षर पत्नी पर टिकी रहती है कि इस स्वाधीनता आंदोलन के महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के बारे में पत्नी क्या सोचती है। उसी केंद्र से वे अपने पात्रों का जीवन चुनते हैं। प्रेमचंद ने पति के जीवन को चुना तो जैनेंद्र को पत्नी का जीवन अधिक साहित्यिक लगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो जैनेंद्र हैं वे व्यक्ति चरित्र के विषय को लेकर अपने कहानी और साहित्यों की रचना कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने गांधी जी की जीवनी के साथ 2 आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे। साथ ही उन्होंने कई रचनाओं का अनुवाद भी किया जो अन्य लेखकों ने लिखा था या दूसरे भाषाओं में थे। तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय। वहीं अगर हम इनके उपन्यास की विशेषता की बात करें और यह देख लेते हैं, और यहाँ आपको बता दूं जो विशेषताएं हैं यह किसी भी 3 लेखक के उपन्यासों की विशेषता भी आप पढ़ लेंगे। विशेषता से भी संबंधित आपको एक प्रश्न मिलेगा जो 16 से 20 नंबर के होंगे। तो एक तो हो गया जीवनी, किन्हीं 3 लेखकों की जीवनी आप देख लेंगे। दूसरा प्रश्न आपका आएगा किसी भी लेखक की उपन्यास की विशेषता आपसे पूछेगा और निश्चित ही पूछेगा, तो इस प्रश्न को भी आप देख लेंगे। यहाँ अभी जैनेंद्र की हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा 2 अन्य यानी कि कुल 3 लेखकों के उपन्यासों की विशेषता निश्चित पढ़ के जाएं। आप यहाँ जो 2 प्रश्न मैंने बताए हैं वहाँ से 32 से 40 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और जैनेंद्र की उपन्यास की विशेषता को भी देख लेते हैं। जैनेंद्र का रचना संसार आज़ादी से पहले 1929 से लेकर आज़ादी के बाद तक फैला हुआ है। परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी उपन्यासों की रचना उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौर में ही किया और उस समय हिंदी समाज में क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा हो रही थी और इससे कहीं ना कहीं जैनेंद्र भी कुछ प्रभावित हुए। इसी क्रम में हम देखें तो जैनेंद्र गांधी जी के समर्थक थे, लेकिन उनके परख, सुनीता, त्यागपत्र या कल्याणी उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन की छाया नहीं है। वे उससे प्रभावित जरूर हुए, लेकिन उनकी जो लेखन है वह किसी भी बाहरी परिदृश्य से, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन ही क्यों न हो, उससे इनकी लेखन प्रभावित नहीं हुई। इसलिए हम उनके लेखन में जैसे सुनीता, परख, त्यागपत्र या कल्याणी उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन की हम छाया नहीं देखते। उस समय तक प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। जैनेंद्र उनके निकटस्थ लोगों में से थे। वे प्रेमचंद का बहुत आदर करते थे। इसके बावजूद जैनेंद्र ने प्रेमचंद का रास्ता नहीं अपनाया। यह इनके उपन्यास की विशेषता है। ये प्रेमचंद के बिल्कुल निकट व्यक्ति थे, फिर भी इनके ऊपर प्रेमचंद के साहित्य विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने अपना अलग ही विचार मत बना करके अपने उपन्यासों की रचना की। वहीं देखिए उस समय स्वाधीनता आंदोलन का दौर चल रहा था, फिर भी इनके उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन का प्रभाव नहीं दिखता। यही इनके उपन्यासों की विशेषता है। इसके अलावा हम देखें उस दौर में जैनेंद्र ने राजनीतिक जीवन को अपना रचना के केंद्र में यहाँ हम देखें जैनेंद्र ने उस समय राजनीति को अपने रचना केंद्र में नहीं रखा। पृष्ठभूमि के रूप में भले ही क्रांतिकारी पल आए हों, जैसे सुनीता में हरिप्रसन्न क्रांतिकारी दल का सदस्य है, परंतु जैनेंद्र उसके पक्ष समर्थन के लिए कुछ नहीं लिखते। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वे उनके लेखन बाहरी जो प्रभाव थे उनसे प्रभावित उनकी लेखन नहीं हुई। इसके विपरीत उनकी आलोचना भी करते हैं। ऐसे पात्र जैनेंद्र की दृष्टि में एकांगी और कुंठित हैं। हालांकि उस समय जैनेंद्र ने गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था। अपनी शिक्षा को भी उसने बीच में छोड़ दिया था। 2 बार जेल भी गए थे, लेकिन यह सारा जीवन उनकी रचनात्मक का प्रेरक नहीं बना। अब ये समझ लीजिए कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जैनेंद्र ने भाग भी लिया, जेल भी गए, गांधी जी से
प्रेरित भी थे। उनके जीवन में इतनी कुछ घटित घटनाएं हुई, पर इन घटनाओं से उनकी लेखन की जो विचार शैली है वो प्रभावित नहीं हुई। इससे बिल्कुल हटकर वे लेखन करते थे। वहीं प्रेमचंद को देखते हैं तो वे समाज में घट रही तत्कालीन घटनाओं से प्रभावित होते हैं। प्रेमचंद के हीरो हीरा मनोहर सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, वे किसान वर्ग के प्रतिनिधि को भी प्रस्तुत करते हैं, जबकि जैनेंद्र कुमार के यहाँ व्यक्ति ही बना रहता है। यहाँ भी समाज दिखाई देता है, लेकिन वह समाज उस व्यक्ति को समझने में पृष्ठभूमि का काम करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वो व्यक्तित्व के चरित्र को उठाते थे। व्यक्ति के पृष्ठभूमि जो समाज है, समाज को वो चित्रित नहीं करते थे, वो व्यक्तित्व की चरित्र को महत्व देते थे और उस पे ही अपने विचार को सीमित रखते थे। यह जैनेंद्र के उपन्यास की विशेषता है। इसी प्रकार हम देखें विषय वस्तु की, तो जैनेंद्र के उपन्यासों की कथा व्यक्ति में अधिक चलती है। बाहरी वातावरण से उनका कम संवाद होता है। आलोचना का मानना है कि प्रेमचंद वर्णन करते हैं, जबकि जैनेंद्र चित्रण करते हैं। हम देखें तो जो प्रेमचंद हैं वे किसी भी घटना के लिए उसका पूरा वर्णन करते हैं, जबकि जैनेंद्र जो हैं उन घटनाओं का चित्रण करते हैं। वर्णन के क्रम में बहुत सी बातें स्वतः आ जाती है, चित्रण में कुछ बातें अपने आप छूट जाता है। जैनेंद्र अपने उपन्यासों में कोई विशेष उपदेश नहीं देते। सामाजिक परिवर्तन और सुधार की कोई आकांक्षा उनमें नहीं होती, वे केवल अपनी बात कहते हैं। जैनेंद्र के आरंभिक उपन्यास अधिक प्रभावशाली हैं क्योंकि उनमें अनुभव की ताजगी है। उन्होंने प्रारंभ में नई दृष्टि से चीज़ों को रखा, बाद में वैचारिक विकास के अभाव में उनके लेखन में पुनरावृत्ति और शुष्क दार्शनिक वक्तव्य आने लगे और इस प्रकार के चीज़ हमें दिखने लगते हैं। तो ये इनके उपन्यास की विषय वस्तु है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि अन्य और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ आपको उपन्यास की विशेषता और जैनेंद्र की जीवनी, ये 2 प्रश्न बताए हैं और ऐसे ही 2 अन्य लेखकों की भी विशेषता और जीवनी देख लेंगे, क्योंकि इससे आपको 40 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में और आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आइए यहाँ कुछ जैनेंद्र के उपन्यास की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे परख, जो इनकी उपन्यास है परख, वह 1929 में आई थी। परख जैनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास है। 1929 में यह प्रकाशित हुआ था, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। इसमें 4 प्रमुख पात्र हैं, सत्यधन, कट्टो, गरिमा और बिहारी। कट्टो बाल विधवा है, 5 वर्ष की अवस्था में ही वह विधवा हो जाती है। उस उम्र में उसको विधवा होने का अर्थ भी नहीं मालूम था। विधवा होने के बाद कट्टो न तो किसी और से विवाह कर सकती थी और न ही किसी से प्रेम कर सकती थी। समाज की दृष्टि में वह अधिकार खो चुकी थी। कट्टो समाज की इस मान्यता का विरोध करती है। तो जो परख है, परख में एक बहुत ही छोटी उम्र की बच्ची का विवाह और उसका विधवा हो जाने को दर्शाया गया है। इसके साथ ही कहानी में आगे बढ़े तो देखते हैं कि कट्टो के जीवन में 2 युवक आते हैं, आदर्शवादी सत्यधन और व्यवहारिक बिहारी। यह दोनों मित्र हैं, दोनों कट्टो को पढ़ाना चाहते हैं। सत्यधन इस बाल विधवा कट्टो को पढ़ाने लगता है। कट्टो सत्यधन के आदर्शवाद से प्रभावित होती है और उससे प्रेम करने लगती है। सत्यधन भी कट्टो के प्रति आकर्षण महसूस करता है। बीच में एक पात्र गरिमा आती है जो बिहारी की बहन है। सत्यधन का विवाह गरिमा के साथ होने वाला है। यह जानकर कट्टो अपने विवाह के लिए खरीदी गई सिंदूर की डिब्बियाँ और दर्पण गरिमा को भेंट कर देती है और सत्यधन के जीवन से हट जाती है। अब गरिमा और सत्यधन का विवाह हो जाता है। आगे चलकर वह और भी त्याग की देवी बन जाती है। जब अपनी ससुराल से मिली हुई सारी संपत्ति वह सत्यधन को दे देती है। हालांकि सत्यधन जब कट्टो का दिल तोड़ता है तब कट्टो को एहसास होता है कि वह विधवा हो गई है। इससे पूर्व उसे इस तथ्य का एहसास नहीं होता। हालांकि उसका मन अब भी सत्यधन के लिए संवेदनशील है। अब कट्टो का विवाह बिहारी से हो जाता है, लेकिन यह सामाजिक विवाह नहीं होता, आध्यात्मिक लोक का विवाह होता है। वह विवाह करने के पश्चात कहती है कि आज मेरा विवाह पूर्ण हुआ, व्यवध सार्थक हुआ। उपन्यास का यह अंत कट्टो की जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति करता है, लेकिन इसमें लेखक कहीं भी विधवा विवाह का समर्थन नहीं करता। विधवा को विधवा ही रहने देता है। उपन्यास के इस निष्कर्ष के कारण
यह जैनेंद्र का साधारण उपन्यास ही माना गया है। इस तरीके से परख की कहानी है। इसमें मैंने विशेष समझाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि कहानी है और सरल भाषा में है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको कहानी की जानकारी होनी चाहिए। अगर इस पर कुछ प्रश्न आते हैं तो आप उसके उत्तर दे सकें। तो कहानी आपको अगर मालूम रहेगा तो आप इसके उत्तर आसानी से दे पाएंगे। वहीं एक और कहानी देखते हैं, सुनीता, जो कि 1935 में आई थी। सुनीता उपन्यास में 3 प्रमुख पात्र हैं, सुनीता, उसका पति श्रीकांत और श्रीकांत का अत्यंत प्रिय मित्र हरिप्रसन्न। तीनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उपन्यास के केंद्र में सुनीता है जो इन दोनों पात्रों को जोड़ती है। सुनीता के पति को लगता है कि उसका मित्र हरिप्रसन्न अपने जीवन में प्रसन्न नहीं है, वह कुंठित और परेशान है। इस कुंठा के कारण वह क्रांतिकारी बन रहा है, वह दरअसल क्रांतिकारी नहीं है। तब श्रीकांत इस प्रयास में लगता है कि हरिप्रसन्न को कुंठा से मुक्त किया जाए। उसको लगता है कि वह अकेला यह काम नहीं कर सकता, इसलिए वह अपनी पत्नी सुनीता की मदद लेना चाहता है। हरिप्रसन्न श्रीकांत के घर जब आता है तो अपने मित्र की पत्नी सुनीता के प्रति आकर्षित होता है। श्रीकांत अपनी पत्नी को कहता है कि वह हरिप्रसन्न को हर तरह से प्रसन्न रखने का प्रयास करे। यह संकेत सुनीता की समझ में आ जाता है। सुनीता के प्रति हरिप्रसन्न के मन में यह आकर्षण आसक्ति तक पहुंच जाता है। इसी बीच में श्रीकांत योजना बनाकर कचहरी के काम का बहाना बनाकर कानपुर चला जाता है ताकि उसकी अनुपस्थिति में दोनों का संबंध प्रगाढ़ हो सके। इधर सुनीता चाहती है कि हरिप्रसन्न उसकी छोटी बहन के प्रति आकर्षित हो जाए, लेकिन हरिप्रसन्न उसमें रुचि नहीं लेता। अतः अंत में हरिप्रसन्न आधी रात को सुनीता को जंगल में ले जाता है जहां वह अपने क्रांतिकारी मित्रों से मिलाने वाला है तथा सुनीता को उस दल में शामिल करवाना चाहता है। वह काम के वशीभूत होकर सुनीता को संपूर्णता से प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करता है। सुनीता तो इसके लिए तैयार हो जाती थी, पर वह उसके सामने निवस्त्र हो जाती है। नारी की इस तेजस्वी रूप को देख हरिप्रसन्न भाग खड़ा होता है। सुनीता को घर पहुंचाकर वह चला जाता है। उसकी मानसिक गांठ निकल चुकी। सुनीता वापस घर आकर पुनः अपनी गृहस्थी में रम जाती है। उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं, क्योंकि उसने जो कुछ किया वह अपने पति की इच्छा के अनुसार किया। अतः फिर पति पत्नी का रिश्ता पुनः समान हो जाता है। यहाँ लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि जिन्हें हम क्रांतिकारी समझते हैं वे दरअसल कुंठित, टूटा हुआ और कमजोर चरित्र है, वह सहज नहीं। इस तरह सुनीता में भी विद्रोह की मानसिकता के बीच सात्विक प्रेम का जीवन स्थापित हो जाता है। तो यह थी कहानी सुनीता की, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार से त्यागपत्र को भी देख लेते हैं, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसकी कहानी आप याद रखेंगे। जब हम बात त्यागपत्र की करते हैं तो यह 1938 में प्रकाशित हुई थी। त्यागपत्र जैनेंद्र का अत्यंत चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे, त्यागपत्र इन सभी कहानियों में, उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण है। अतः त्यागपत्र की कहानी अवश्य समझें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। उपन्यास में मृणाल के दुख दर्द का वर्णन है। उपन्यास में मृणाल के दुख दर्द का वर्णन है। उसका भतीजा करता है। उसका नाम प्रमोद है। जो मृणाल का जो भतीजा है उसका नाम प्रमोद है। वह अपनी बुआ को बहुत चाहता है। मृणाल किशोर अवस्था में ही अपनी सहेली के भाई से प्रेम कर बैठती है। इसकी जानकारी जब उसकी भाभी को होता है तो वह मृणाल की पिटाई करती है। फिर उसका भाई उसकी अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी कर देता है। मृणाल को लगता है कि पति तो परमेश्वर है, इसलिए वह अपने पति को अपने प्रेम प्यार की सारी कथा बता देती है। पति को यह बात बर्दाश्त नहीं होती और वह उसे मार पीट कर घर से निकाल देता है। वह भटकती हुई कोयले वाले के पास जाती है, जहां उसे अपना शरीर सौंपना पड़ता है। अंत में वह बहुत दिनहीन अवस्था में लगभग वेश्या का जीवन जीती है। अंत में उसका भतीजा आता है। वह अपनी बुआ को अपने साथ ले जाना चाहता है, परंतु बुआ उसे मना कर देती है और कहीं मृणाल के कारण प्रमोद को कोई परेशानी उठानी न पड़े। इस उपन्यास पर अगली इकाई में हम पढ़ेंगे। आगे इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो दी गई आगे कहानी पुनः आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जब इन कहानियों को, इन उपन्यासों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अभी हम संक्षेप में इन कहानियों को पढ़ रहे हैं। आगे विस्तार से इनके विषय, उद्देश्य, अंतर्वस्तु सबके विषय में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले हम यहाँ कल्याणी को देख लेते हैं। यह जो कल्याणी उपन्यास है यह 1939 में प्रकाशित हुई थी। यह भी आज़ादी से पूर्व का उपन्यास है।
इसकी रचना गोदान के प्रकाशन के बाद सन 1939 में हुई। जैनेंद्र के अन्य उपन्यासों की तरह यह भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसकी केंद्रीय पात्र कल्याणी है। कल्याणी के अलावा एक उपन्यास का कथावाचक है। इसके अतिरिक्त कल्याणी का पति डॉक्टर असरानी है। यह भी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। कल्याणी शिक्षित नारी है। वह विदेश में जाकर वहां से शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बनकर लौटती है। विदेश में रहते हुए कल्याणी का एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। कल्याणी के भारत लौटने के बाद उसका प्रेम विवाह में परिणत नहीं हो पाता। यहाँ आने पर उसका विवाह डॉक्टर असरानी से हो जाता है। असरानी लोभी प्रकृति का व्यक्ति है। कल्याणी उस व्यक्ति को पसंद नहीं करती। इस कारण पारिवारिक स्तर पर वह तनावपूर्ण जीवन जीती रहती है। इस विवाह से उसकी नारी भावना कुंठित हो जाती है। उसके सपने बिखर जाते हैं। वह अस्थायी तनाव में अपना जीवन बिताती है। लोभी के अलावा डॉक्टर असरानी पारंपरिक भारतीय मानसिकता का पुरुष है, जो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से किसी तरह का संवाद भी रखे। कल्याणी को लगता है कि विवाह में स्त्री पत्नी बन जाती है, अर्थात उसका अस्तित्व पति पर निर्भर हो जाता है। अब वह स्त्री नहीं है, पत्नी है। विवाह से पूर्व तो वह कन्या है। भारतीय समाज में स्त्री का तो कोई अस्तित्व ही नहीं। कल्याणी बहुत सरल स्त्री है। उसको लगता है कि शादी या डॉक्टर में से किसी एक को ही वह चुन सकती है। या तो अपनी शादी को संभाले या डॉक्टर के कर्तव्य निभाए। दोनों भूमिकाओं में रहना कल्याणी के लिए मुश्किल लगता है। यदि कोई उसके लिए यह चुनाव कर दे कि दोनों में से उसे कौन सी भूमिका निभानी है, तो वह आराम से उसे निभा सकती है। इस कश्मकश में वह टूट जाती है। वह भूमिका को ठीक से संभाल नहीं पाती। अंततः इसी पीड़ा में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस करुणा निष्कर्ष पर उपन्यास समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपको जो मैंने ऊपर अन्य उपन्यास बताए हैं, इन उपन्यासों को विशेष रूप से मैंने संक्षिप्त में ही बताया है। इसको विस्तार से इसके अन्य जो इस पे प्रश्न बन सकते हैं उसे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह संक्षिप्त रूप में बताने का उद्देश्य यह था कि आपको कहानी पता हो, ताकि अगर एग्जाम में ऐसे मिल जाते हैं प्रश्न इससे संबंधित, तो आप इसका उत्तर दे सकें। तो चलिए, ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा।